नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान एनसीईआरटी क्लास 10 का तीसरा चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग समझें कि जीव जनन क्यों करते हैं। जीव जनन अपनी संतति की निरंतरता को कायम करने के लिए करते हैं। यह जैव प्रक्रम का हिस्सा नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम उन सभी प्रक्रमों का सम्मिलित रूप है जिसमें जीव अपने अनुरक्षण के लिए ये प्रक्रियाएं करते हैं। यहाँ पर मैं ये बता दूं कि जनन जो है किसी भी एक इंडिविजुअल जीव के लिए जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन वो जनन करते हैं और वो जनन करते हैं इसलिए कि वो अपनी संतति को कायम रख सकें। जब से पृथ्वी बनी है जनन का कार्य निरंतर जारी है। हर प्रजाति के जो व्यष्टि होते हैं वे अपने संततियों का जनन करते हैं। अब बात आती है कि जनन क्या सभी प्रजातियों में एक ही समान होता है? नहीं, जनन सभी प्रजातियों में एक समान नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं कि जीवों में बहुत ही अधिक विभिन्नता है और इसीलिए उनमें जनन का तरीका भी जो है वह अलग अलग है। मुख्य रूप से हम लोग कह सकते हैं कि जीव दो प्रकार से जनन करते हैं। एक है लैंगिक जनन और दूसरा है अलैंगिक जनन। आज के वीडियो में हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में ही अपने को सीमित रखेंगे और बाद के वीडियो में हम लोग लैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोग बात करें कि जनन है क्या। एक्चुअली जनन की मूल घटना है उनकी कोशिकाओं के केंद्रक में जो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है उसकी प्रतिकृति का बनना ही जनन की मूल घटना है। आप कहेंगे डीएनए का क्या है? डीएनए एक्चुअली इसको अगर हम लोग विस्तारित रूप से बोलें तो यह है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और इसी डीएनए में सारी सूचनाएं कूटबद्ध होती हैं। यानी कौन सी सूचनाएं इसमें कूटबद्ध होती हैं? ये सूचनाएं इसमें होती हैं कि कौन से प्रोटीन का किस मात्रा में किस समय निर्माण होना है। ये सारी सूचनाएं इसी में कूटबद्ध होती हैं। डीएनए से ही मिलकर हमारा बना हुआ है क्रोमोसोम, जो आनुवांशिकता की इकाई है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जनक से संतति में जाता है। और मूल डिजाइन जो होता है एक स्पेसीज का वह इन्हीं के द्वारा होता है। तो सर्वप्रथम हम लोग सोचें कि डीएनए का जो प्रतिकृति बनती है क्या वो एकदम 100% करेक्ट होता है? नहीं, डीएनए की प्रतिकृति जो है विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का परिणाम होता है और ये क्रियाएं जो होती हैं 100% करेक्ट नहीं होती, यानी यथार्थ नहीं होती। कहीं ना कहीं थोड़ी सी इसमें कमी आ ही जाती है और नतीजा यह होता है कि एक डीएनए के प्रतिकृति और उसके ओरिजिनल में थोड़ी बहुत भिन्नता आ जाती है। और ये भिन्नता जो है किसी भी प्रजाति के लिए आवश्यक है, क्योंकि एक प्रजाति जो है वातावरण में आए परिवर्तन से तभी अब अडाप्ट कर पाएगा, अपने आप को आत्मसात कर पाएगा, यदि उनमें विभिन्नताएं होगी। अगर विभिन्नता नहीं होगी तो प्रजाति के समाप्त होने की संभावना अधिक हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो हमेशा एक जैसा रहने वाला नहीं है। तो इसीलिए यदि वो भिन्नता वातावरण में आए परिवर्तन के अनुरूप होगा तो निश्चित रूप से वह प्रजाति जो होगी उसकी सर्वाइवल जो है वो बढ़ जाएगी। तो इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो सर्वप्रथम हम चर्चा करें कि अलैंगिक जनन क्या है। अलैंगिक जनन अलैंगिक जनन में एक व्यष्टि से दूसरे व्यक्ति का जनन होता है। इसके जनन में
दो व्यष्टि की आवश्यकता नहीं होती, किसी प्रजाति के दो व्यष्टि की आवश्यकता नहीं होती। यानी आप यहाँ ये समझ सकते हैं कि इसमें कोई भी लिंग भेद नहीं होता, ना कहीं कोई मादा होती है ना कहीं कोई नर होता है। इसमें एक ही व्यष्टि से दूसरे व्यष्टि का जन्म होता है और ये मुख्यतः एक कोशिकीय जीव और सरल बहुकोशिकीय जीवों में यह संभव होता है। जैसे एक कोशिकीय जीवों में अगर हम नाम लें, अमीबा है, बहुत सारे प्रोटोजोआ हैं, जीवाणु हैं, ये सारी। फिर आपका बहुकोशिकीय जीवों में हाइड्रा है, प्लेनेरिया है। इन सब जीवों में इसी तरह से राइजोपस है, एस्पारागायरा है, क्लेमाइडोमोनस है। इन सब जीवों में अलिंग जनन होता है, यानी इसमें कोई नर और मादा का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो हम लोग वन बाय वन अलिंग जनन के विभिन्न तरीकों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सर्वप्रथम लोग अलिंग जनन को डिफाइन कर लें। अलिंग जनन जनन में केवल एक ही व्यष्टि जनन में भाग लेता है। इस जनन में नर और मादा की कोई अवधारणा नहीं होती है। ये तो बात हो गई अलिंग जनन क्या होता है। अब हम लोग अलिंग जनन के विभिन्न तरीकों की चर्चा करेंगे। अलिंग जनन के विभिन्न तरीके हैं, वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर लें इसको। पहला तरीका है विखंडन, जिसको ये फिजन भी बोलते हैं। फर्स्ट है अलैंगिक जनन के विभिन्न प्रकार। पहला है विखंडन। विखंडन की प्रक्रिया में क्या होता है? ये मुख्यतः एक कोशिकीय जीवों में होता है और इसमें भी दो प्रकार होता है। एक होता है, यह मुख्यतः एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, जीवाणु, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम आदि। तो स्पष्ट है कि यह विखंडन जो होता है दो एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। इस विखंडन के भी दो प्रकार हैं। पहला है द्विखंडन, यानी इसमें एक कोशिका जो है, एक जीव जो है, एक व्यष्टि दो बराबर भागों में विखंडित होकर दो अनुजात व्यष्टि का निर्माण करता है, यानी डॉटर सेल्स का निर्माण करता है। तो उसमें हम लोग थोड़ा उदाहरण देख लें। उदाहरण में हम लोग लेंगे अमीबा का।
क्योंकि यह आपके क्वेश्चन से पूछा जाता है ना। इसी के अंतर्गत आता है द्विखंडन। द्विखंडन में क्या होता है कि एक कोशिकीय जीव इसमें दो बराबर भागों में बंटकर दो अनुजात कोशिकाओं का निर्माण करता है। यानी जो जनक कोशिका है उसका अस्तित्व मिट जाता है और दो नए अनुजात कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसमें सर्वप्रथम जो आपका व्यष्टि है वो मैच्योर होकर उसकी केंद्रक का क्या होता है, केंद्रक दो भागों में सर्वप्रथम बंटता है और दो भागों में बंटने के बाद केंद्रक के दो भागों में बंटने के बाद क्या होता है, तब जाकर उसके चारों ओर जो कोशिका के और भी भाग होते हैं वो बनते हैं। लाइक केंद्र के चारों ओर फिर कोशिका द्रव्य, उसके चारों ओर उसका झिल्ली, ये सारी चीजें होता है और इस तरह से दो व्यष्टि का निर्माण होता है। इसमें सर्वप्रथम डीएनए की प्रतिलिपि बनता है। उसके बाद कोशिका के अन्य भाग का निर्माण होता है। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग एक फिगर के द्वारा इसको समझेंगे अमीबा में किस तरह से ये होता है, क्योंकि ये बार बार आपसे पूछा जाता है कि अमीबा में होने वाले द्विखंडन को रेखा चित्र के द्वारा आप दिखाएं। ठीक है, ये उसका केंद्रक हो गया। दूसरे में देखेंगे कि केंद्रक जो है वो लंबा होने लगता है। तीसरे में देखेंगे कि दो अनुजात अमीबा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक अमीबा यहाँ पर उसके केंद्रक का विभाजन हो रहा है और उसके बाद दो नए अमीबा जो हैं उनका निर्माण हो जाता है। इस तरह से आप द्विखंडन देख सकें। उसके बाद हम देखेंगे बहुखंडन। ये चित्र जो है आप और अच्छी तरह से बना सकते हैं, आपके बुक में दिया हुआ है, उसका प्रैक्टिस करें। अब हम लोग आते हैं बहुखंडन पे।
प्रतिकूल परिस्थितियों में अमीबा या बहुत सारे और भी जो हैं जैसे मलेरिया परजीवी हैं, ये सारे प्रतिकूल परिस्थितियों में विखंडन नहीं करके क्या करते हैं, बहुखंडन करते हैं। तो बहुखंडन में होता क्या है कि कोशिका के चारों ओर एक कड़ा परत बन जाता है जिसको सिस्ट कहते हैं। और ऐसा प्रतिकूल परिस्थिति जैसे बहुत ही ज़्यादा गर्मी, नमी की कमी आदि के स्थिति में ऐसा होता है। तो चारों तरफ जो परत बन जाता है उसको सिस्ट कहते हैं, और सिस्ट के अंदर ही केवल केंद्रक का विभाजन होता रहता है, जिसके कारण एक कोशिका के केंद्रक से बहुत सारे केंद्रक का निर्माण हो जाता है। जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है, जब अनुकूल परिस्थिति आती है, तो फिर ये जो सिस्ट का जो बाहरी आवरण है, जो टफ है, वो फट जाता है और जितने भी केंद्रक हैं वे अनुजात कोशिकाओं में बदल जाते हैं। तो ये जो विधि है इसी को कहते हैं बहुखंडन। बहुखंडन में एक कोशिका से एक समय में बहुत सारे कोशिका का निर्माण होता है। उदाहरण मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में यह होता है। और ये मैंने बताया जैसा कि प्रतिकूल परिस्थितियों में ये स्थिति आती है, और अमीबा में भी प्रतिकूल परिस्थिति में ये होता है। मलेरिया परजीवी में ये सामान्य परिस्थितियों में भी ये इस तरह की बातें होती हैं। अब हम लोग आते हैं दूसरे पर। दूसरा है मुकुलन। मुकुलन क्या है इसको हम लोग देखें। इस विधि में व्यष्टि के शरीर के ऊपर एक उभार उत्पन्न होता है, और उस उभार के उत्पन्न होने के बाद वह धीरे धीरे व्यष्टि एक अनुजात कोशिका या अनुजात जीव में बदल जाता है या नए जीव में बदल जाता है। बाकी उसके जो भी भाग होते हैं वो पूरा हो जाता है, और वो क्या होता है उस जनक से विलग हो जाता है, और इस प्रकार वो अपना स्वतंत्र जीवन यापन करता है। जैसे हाइड्रा में इस जनन में व्यष्टि के शरीर के धरातल पर एक उभार उत्पन्न होता है, जो वृद्धि कर एक स्वतंत्र व्यष्टि में बदल जाता है। उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं हाइड्रा ईस्ट, जहां पर कि हाइड्रा बहुत
कोशिकीय जीव है और इस जो है एक कोशिकीय जीव है। इन दोनों का उदाहरण आप इसमें ले सकते हैं। अब हाइड्रा की बात यदि करते हैं आप, तो हाइड्रा जानते हैं आप किस प्रकार का होता है? ये हाइड्रा है। इसी के सतह पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा हल्का सा क्या होता है, उभार हुआ। अगले में क्या होगा, ये उभार जो है और प्रोमिनेंट हो जाता है और बढ़कर ये और तीसरे में आप देखेंगे कि यह जो है जनक से अलग होकर एक नए व्यष्टि का क्या करता है, निर्माण करता है। तो इस तरह से जनक और ये संतति, आपको दो, ये क्या है, मुकुल। तो इस तरह से मुकुलक विधि से नए व्यष्टि का जनन होता है। इसमें भी केवल एक ही व्यष्टि क्या करता है, जनन करता है। अब वो आते हैं तीसरे पर, जिसको हम कहते हैं पुनरुद्भवन। बेटा इसको, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग पुनरुद्भवन। फिगर को आप और अच्छी तरह से बना सकते हैं यदि आप अपनी किताब को देखेंगे। उसमें आपको फिगर जो है और अच्छी तरह से आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं तेजी से बना रहा हूँ क्योंकि समय को भी सेव करना है। तीसरा है पुनरुद्भवन। या इसी को हम लोग पुनर्जनन भी कहते हैं। इस विधि में क्या होता है कि एक व्यष्टि चाहे कृत्रिम या प्राकृतिक रूप से यदि उसके शरीर का खंडन हो जाता है, विभिन्न भागों में बट जाता है, तो हर बटा हुआ भाग जो होता है अपने संपूर्ण शरीर को प्राप्त कर लेता है। ऐसी ही विधि को क्या कहते हैं, पुनर्जनन कहते हैं। उसमें एक्चुअली होता क्या है, कुछ विशिष्टीकृत कोशिकाएं होती हैं जो कि इस कार्य को संपन्न करने में सक्षम होती हैं। तो इसी चीज को हम लोग समझें। इसमें व्यष्टि के शरीर का प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से यदि विभिन्न भागों में बट जाता है, तो हर भाग वृद्धि कर एक नए व्यष्टि का निर्माण करता है।
उदाहरण लें, प्लेन एरिया, स्पायरोगायरा, प्लेन एरिया में जो विभाजन होता है ये बराबर आपको क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको आप आसानी से इसका फिगर आप अगर चाहेंगे तो मैं अभी कर दूं और कर देता हूं फिगर बराबर पूछा जाता है, तो हम इसको करते हैं प्लेन एरिया का। प्लेन एरिया भी ऐसा जंतु है जिसमें सर्वप्रथम आप जानते होंगे कि लाइट के सेंसेशन के प्रति उनमें लाइट के प्रति वो सेंसिटिव थे। प्लेन एरिया मान लीजिए इसके 3 हिस्से हैं, तो 3 हिस्से यहां से काट दें, यहां से काट दें, तो तीनों हिस्से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। सर्वप्रथम मैं एक हिस्सा ये हो गया, तो ये हिस्सा क्या होगा, बाद में खुद बढ़ जाएगा इसका सारा हिस्सा, और ये जो है पूरा प्लेन एरिया जो है ये बढ़ जाएगा। एक तो ये हो गया, दूसरा केवल आपका ये हिस्सा है, तो क्या होगा, ये हिस्सा ये हिस्सा आके बना और ये हिस्सा आकर जुड़ा। और तीसरा यदि आप देखें, सी से भी तो ये हिस्सा आकर ये हिस्सा क्या हो गया, पुनर्जनन हुआ। इस तरह से ए बी और ये सी 3 नए प्लेन एरिया में पुनरुद्ध भवन को आप देख रहे हैं। अब हम लोग आते हैं अपने चौथे तरीके पे, जो है बीजाणु समासंग।
इस तरीके में क्या होता है कि एक कड़े आवरण के अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे बीजाणु होते हैं और जो काफ़ी हल्के होते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में वो कड़े आवरण के बीच में होते हैं और जैसे ही उनको अनुकूल परिस्थिति, नमी आदि मिलती है तो वो कड़ा आवरण जो है वो फट जाता है और जितने भी बीजाणु जो कि काफ़ी हल्के होते हैं वे बाहर निकल आते हैं और हवा आदि के संपर्क के कारण दूर दूर तक बिखर जाते हैं और जहाँ जहाँ वो गिरते हैं वहीं पर नए दृष्टि का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये जो बीजाणु समासंग बीजाणु जनन है, इसका उदाहरण हम लोग लेते हैं, वह है राइजोपस का उदाहरण आपके बुक में है और इसका आपको याद रहना चाहिए कि राइजोपस में बीजाणु समासंग होते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे हल्के बीज जानू होते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में आने के बाद इनका आवरण फट जाता है और ये बीजाणु दूर दूर तक बिखर जाते हैं और जहाँ गिरते हैं